नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज 6 जून, तो आज हम 6 जून के लिए 6 जून तथा 5 जून से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं 5 जून के लिए करंट अफेयर आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर सका था। तो आज हम 6 जून में ही कल की भी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है IIFL, और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो बनाया है क्रिकेटर रोहित शर्मा के लिए। अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही RBI ने जो 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां थीं उनके लाइसेंस को भी निरस्त किया था। तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है IIFL। तो इस कंपनी ने अब अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है रोहित शर्मा के लिए। बात करें अगर रोहित शर्मा के लिए कुछ समय पहले ही दुबई की जो क्रिकेट एकेडमी है जिसका नाम है क्रिक किंगडम, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बात करते हैं कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर की जो कि हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं। बात करें अगर अजिंक्य रहाणे की, तो अजिंक्य रहाणे के लिए कुछ समय पहले एल्सा कॉर्प ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एल्सा कॉर्प ये इंग्लिश सिखाने वाला एक प्लेटफॉर्म है। वहीं बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत के लिए कुछ समय पहले JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। महेंद्र सिंह धोनी मतलब कि MS धोनी, ये ऑनलाइन एक गेम है और जिसका नाम है पोकर स्टार्स, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे महेंद्र सिंह धोनी। शार्दुल ठाकुर बने थे टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर। टाटा पावर जिसने इस वर्ष एडिशन अवार्ड भी जीता है। वहीं बात करें अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन IDFC जो फर्स्ट बैंक है उसके ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध चित्रकार ने लगातार दूसरी बार हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो ये लगातार दूसरी बार हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है अनीश कपूर ने। और अनीश कपूर ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनकी जो पेंटिंग है वो काफ़ी रकम में बिकती है, मतलब कि काफ़ी करोड़ रुपए की होती हैं। तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपए तक की इनकी पेंटिंग बिकती है। तो ये हैं अनीश कपूर और ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, और इन्होंने ही इस वर्ष जो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 थी उसमें टॉप किया है, और इन्होंने ऐसा लगातार दूसरी बार किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों के बेडों की वास्तविक समय की जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये अस्पतालों के बेडों की वास्तविक मतलब कि रियल टाइमिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली सरकार ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसकी सहायता से बेडों की जो उपलब्धता है उससे संबंधित जानकारी प्रदान की जा सकती है। तो यही है जिसके लिए लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। इससे पहले अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने 5T योजना भी लॉन्च की थी, और उसके बाद ऑपरेशन शील्ड भी चलाया था। ये सब कोविड-19 के मद्देनज़र चलाए गए थे। उसके बाद एसिस करोना नामक इनिशिएटिव भी चलाया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। वहीं दिल्ली का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं धीरेन्द्र भाई नारायण भाई पटेल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान ने ऑक्सीजेनो नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है? तो ये ऑक्सीजेनो नामक एक श्वसन यंत्र है। यह जस्ट लाइक मास्क की तरह है, जो कि विकसित किया गया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब के द्वारा, और इसका नाम दिया है ऑक्सीजेनो। तो ये एक प्रकार का मास्क है जो कि मुंह पर लगाया जाता है, जो कि हवा को शुद्ध करने में हेल्प करता है, तथा हवा में अगर कोविड-19 का कोई भी वायरस होगा तो उसके लिए भी ख़त्म कर सकता है ये श्वसन यंत्र जिसका नाम है ऑक्सीजेनो, जिसके लिए विकसित किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब के द्वारा। बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब के द्वारा ही अभी एक क्वेश्चन और है पंजाब से कि पंजाब राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए तथा उससे निपटने के लिए तथा कोविड-19 मिशन की जागरूकता फैलाने के लिए एक मिशन फतेह नामक गीत भी जारी किया है। तो ये पंजाब राज्य सरकार द्वारा मिशन फतेह गीत भी जारी किया गया है, जिसमें और इस गीत के लिए सोनू सूद हो गए, उसके बाद आपके आशा भोसले हो गए, तो जितने भी फेमस सेलिब्रिटी हैं उन लोगों ने इस गीत के लिए अपनी आवाज़ में संगीतबद्ध किया है। और इससे पहले अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही हम हार नहीं मानेंगे एक गीत भी जारी किया गया था HDFC बैंक के द्वारा। उसके बाद यूनाइटेड वी फाइट नाम से एक गीत जारी किया था किसने? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर
रिलेशन ने, तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन के द्वारा भी एक गीत लॉन्च किया गया था जिसका नाम था यूनाइटेड वी फाइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है। तो ये हर बार विश्व साइकिल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 3 जून के लिए। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने 2018 से 3 जून के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की थी। और 3 जून के लिए विश्व साइकिल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संसाधन के रूप में जो साइकिल के प्रयोग होता है उसके लिए बढ़ावा देने के लिए 3 जून के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। बात करें 1 जून, तो 1 जून के लिए मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस और 1 जून को ही मनाया गया था वैश्विक माता पिता दिवस। वहीं 2 जून के लिए मनाया गया था तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस, क्योंकि 2 जून 2014 के लिए तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से काट के उस वक्त भारत का 29वां राज्य बना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो छठा क्वेश्चन है हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया गया है। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 है इसके लिए नामित किए गए हैं विकास कृष्ण तथा अमित पंघाल। तो अभी विभिन्न खेलों की संस्थाओं द्वारा अपने अपने खिलाड़ियों के लिए नामांकित किया जा रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए या फिर अर्जुन पुरस्कार के लिए या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए। अगर इससे पहले अगर हम बात करें तो जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है तो इसने विकास कृष्ण तथा अमित पंघाल के लिए तो नियुक्त किया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए। वहीं बात करें तो एक हैं लवलीना बोरगोहेन के साथ में हैं सिमरनजीत कौर हैं और एक और हैं मनीष कौशिक। तो इन 3 लोगों के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। तो ये 2 लोग हैं जिनके लिए राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है किसने, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही जो हॉकी इंडिया है तो हॉकी इंडिया के द्वारा रानी रामपाल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए नामांकित किया गया है। वहीं बीसीसीआई ने क्रिकेटर रोहित शर्मा के लिए राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है। उसके पहले बात करें तो नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जो नामित किया है वो किया है किसके लिए, तो इनका नाम है अंजुम मुदगिल। उसके बाद बात करें तो जो भारतीय भारोत्तोलन संघ है मतलब कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने जो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जो नामांकित किए हैं उनका नाम है विनेश फोगाट। वहीं बात करें तो टेबल टेनिस जो फेडरेशन है, टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किए गए हैं, इनका नाम है मनिका बत्रा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है राजस्थान राज्य सरकार ने। तो राजस्थान राज्य सरकार ने अपने राज्य के जितने भी गांव हैं उन गांवों में प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। बात करें अगर यहाँ स्वास्थ्य मित्र की, तो इन स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति क्यों की जाएगी, तो 40 वर्ष से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनके लिए स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया जाएगा और इनका कार्य रहेगा जो गांव में लोगों के नशे की आदत होती है तो उस आदत के लिए छुड़ाने के लिए इनकी नियुक्ति करेगी राजस्थान सरकार अपने राज्य के प्रत्येक गांव में। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। वहीं बात करें तो राजस्थान का जो हाईकोर्ट है उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है इंद्रजीत मोहंती। अगर बात करें तो अभी वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर एक वेबिनार का आयोजन भी किया गया था। कहाँ पे, तो ये राजस्थान में ही किया गया था और राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि राजस्थान सरकार के जितने भी शौर्य पदक से सम्मानित जो सैनिक हैं उनके लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत भी किसने की है, तो ये राजस्थान ने ही की है। उससे पहले अगर बात करें तो परामर्श तथा दवा वितरण के लिए आयु व सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया था राजस्थान ने और ई लर्निंग के लिए स्माइल परियोजना लॉन्च की थी किसने, तो राजस्थान ने ही लॉन्च की थी। कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान ही है और राजस्थान की जो पुलिस है उसके द्वारा एक राजकॉप सिटीजन नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया गया था। वहीं बात करें तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है वो राजस्थान में ही लॉन्च की गई थी और इस योजना में महिलाओं के
जो दूसरे बच्चा जन्म लेगा तो महिला के लिए 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं बात करें तो राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान ही है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2014 और वर्ष 2016 के बीच जो सर्वाधिक पर्यावरणीय अपराध हैं वो दर्ज किए गए हैं राजस्थान राज्य में। उससे पहले अगर बात करें तो राजस्थान में ही सुपोषित माँ अभियान को लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है मतलब कि NTPC, इसके द्वारा देश का सबसे बड़ा जो सौर पार्क स्थापित किया जाएगा वो राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा 925 मेगावाट का। और राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के जितने भी ट्रांसजेंडर हैं तो उन ट्रांसजेंडरों के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की भी घोषणा किसने की है, तो राजस्थान द्वारा ही की गई है। और 2020 से महीने का जो पहला दिन होगा वो नो व्हीकल डे के रूप में मनाने की भी घोषणा की थी राजस्थान ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है हाल ही में किसने कोलैब ऐप लॉन्च किया है। तो ये एक ऐप है जिसका नाम है कोलैब और ये ऐप लॉन्च किया है फेसबुक ने। और ये ऐप टिकटॉक की भांति मतलब कि टिकटॉक की तरह एक ऐप है जो कि शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप है। तो ये ऐप शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप है जिसका नाम है कोलैब ऐप जो कि लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा। बात करें अगर फेसबुक की तो फेसबुक ने अभी कुछ समय पहले वीडियो कॉलिंग के लिए एक कैच अप नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया था जिसमें कि 8 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। और उससे पहले 50 लोग मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया था फेसबुक ने जिसका नाम था मैसेंजर ऐप। उसके बाद बात करें तो फेसबुक के द्वारा ही बांग्लादेश में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम का नाम था फैक्ट चेक सिस्टम, जो कि फर्जी जो खबरें होती हैं उनके लिए रोकने के लिए किया गया था। और उसके बाद अगर बात करें तो आई फॉर इंडिया नामक एक इनिशिएटिव भी चलाया गया था फेसबुक के द्वारा। उसके बाद कुछ समय पहले फेसबुक ने जो गिफी जो कंपनी है उसका भी अधिग्रहण किया था। और फेसबुक ने पंजाब राज्य के साथ मिलकर मतलब कि कोविड-19 संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चैटबॉट भी विकसित किया था। बात करें अगर फेसबुक की तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में, मुख्यालय है कैलिफोर्निया में और CEO हैं वर्तमान समय में फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो अभी इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में जो भारत की रैंक है वो है 23वीं और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है अमेरिका। तो ये जो रिपोर्ट है मतलब कि ये जो रैंक है ये इसका आधार क्या है जारी करने का, तो किस देश में कितने नए स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं। तो इसी आधार पे ये जो रैंक जारी की गई है और इस रैंक में भारत रहा है 23वें नंबर पे। बात करें पहले नंबर तो पहले नंबर पर है अमेरिका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की संप्रभु रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की संप्रभु रेटिंग जो कि पहले थी Baa2 उससे घटाकर कर दिया है Baa3। अब यहाँ पर घटा है तो यहाँ पे इससे नुकसान क्या है, तो इससे नुकसान ये है कि जो विदेशी कंपनियाँ हैं जो इन्वेस्ट करती हैं तो वो लोग इन्वेस्ट इस रेटिंग को ही देख के करती हैं। मतलब कि जिसकी रेटिंग अच्छी होगी उस देश में उतना ही इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा और उस देश के लिए उतना ही ऋण दिया जा सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कोई भी देश अगर ऋण लेता है तो वो कितने समय में उस ऋण के लिए वापस करता है। अगर मान के चलो कोई भी अगर देश एक निश्चित समय के लिए ऋण लेता है तो उसी निश्चित अवधि में उस देश के लिए ऋण वापस करना पड़ता है। अगर वो उस निश्चित अवधि के अंतर्गत ऋण वापस नहीं करता है तो जो मूडीज है उसकी जो रेटिंग होती है उसके लिए घटाती जाती है। तो आगे को चल के कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस देश को ऋण देता नहीं है या फिर जो भी ऋण देने के प्रोसेस हैं वो उन पे वो खरा नहीं उतर पाता है। तो यही है, तो इसके लिए अब घटाकर कर दिया है Baa3। और ये सब हो रहा है कोरोना वायरस के चलते हुए, क्योंकि भारत भी काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया या एशियाई विकास बैंक हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया तो उससे अभी ऋण ले चुका है। बात करें मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है
और सीईओ हैं मूडीज के रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों के लिए कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो ये केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च की है उन लोगों के लिए जो कि दूसरे देशों से लौट के अपने देश भारत में आए हैं और हालांकि वो लोग भारतीय हैं। तो जो वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले जो भारतीय हैं, तो उन भारतीयों की स्किल्ड मैपिंग करने के लिए तथा उनके कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना लॉन्च की है केंद्र सरकार ने, जिसका नाम है स्वदेश। तो ये प्रवासी श्रमिक जो भी लौट के भारत में आए हैं, तो उनकी स्किल्ड मैपिंग के लिए है और उनका जो कौशल होता है, मतलब कि जो भी उनकी क्षमता है, तो क्षमता के अनुरूप उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने संबंधी है ये योजना, जिसका नाम है स्वदेश। बात करेंगे यहाँ स्वदेश की, तो यहाँ स्वदेश की फुल फॉर्म होती है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया गया है। तो ये ई बुकलेट है और इसका विमोचन किया है सूचना व प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी का जो दूसरा जो कार्यकाल है, तो दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ही इस ई बुक का विमोचन किया गया है सूचना व प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। और इस बुक में ये जो दूसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसके 1 साल में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, तो ये इसी सब का उल्लेख है इस ई बुक में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस तूफान ने मध्य अमेरिका में क्षति पहुंचाई है। तो ये मध्य अमेरिका में क्षति व तबाही मचाई है अमांडा नामक तूफान ने। अगर बात करें तो कुछ समय पहले पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई थी, जिसका तूफान का नाम था मंगा। और उससे पहले बात करें तो निसर्ग नाम का तूफान आया था, कहाँ पे, तो ये गुजरात व महाराष्ट्र टकराने की आशंका भी की थी भारतीय मौसम विज्ञान ने। उससे पहले एक आया था अम्फान तूफान, जिसने क्षति पहुंचाई थी सबसे ज़्यादा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लिए और उड़ीसा राज्य के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सैलून व ब्यूटी पार्लरों में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। तो सैलून तथा ब्यूटी पार्लरों में आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य जो कर दिया है, वो कर दिया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। बात करें यहाँ पे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। और अभी तमिलनाडु में ही मछली की एक नई प्रजाति जिसका नाम था पुंटियस सैंक्टेंस भी खोजी गई थी। इस मछली की प्रजाति का नाम याद रख के चलना, पुंटियस सैंक्टस इस मछली की प्रजाति का नाम है जो कि खोजी गई है तमिलनाडु में। और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने अभी 300 करोड़ के विशेष पैकेज की भी घोषणा की है। वहीं बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही जो शरीर का तापमान व हृदय गति मापने के लिए जो तमिलनाडु की एक शैक्षणिक संस्थान है IIT मद्रास, और तो इसके द्वारा ही कलाई आधारित ट्रैकर भी विकसित किया गया था। वहीं कुछ समय पहले तमिलनाडु राज्य के तंजावुर नेति बक्स व आरंबूर वुड नक्काशी को लिए GI टैग भी प्रदान किया गया है। उससे पहले बात करें तो अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत व सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करने हेतु सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है। वहीं बात करें तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी, तो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो 58 वर्ष थी वो तो 58 से बढ़ा के 59 वर्ष कर दी है। वहीं बात करें तो IIT मद्रास के ही प्रोफेसर हैं जिनका नाम है टी प्रदीप, मतलब कि थल्लीपल प्रदीप। तो थल्लीपल प्रदीप के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। वहीं तमिलनाडु की कदलाई मितई जो उत्पाद है उसके लिए मिला है GI टैग। कदलाई मितई ये एक चिक्की होती है, खाने वाली चिक्की, तो जिसको मिला है GI टैग। और कुछ समय पहले ही जो तमिलनाडु की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम है TVS मोटर्स, तो TVS मोटर्स ने जो बेटेस मोटरसाइकिल ब्रांड है जिसका नाम है नॉर्टन, उसका भी अधिग्रहण
कर लिया है। और आरोग्य सेतु IVRS सेवा की शुरुआत भी किसने की थी? तो ये तमिलनाडु ने ही की थी। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही जो तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है कोयम्बटूर, और यहाँ से शुरुआत की गई थी मोदी किचन की। वहीं बात करें तो IIT जो मद्रास है, तो IIT मद्रास के ही द्वारा ग्लोबल हाइपरलूम पॉड स्पर्धा की भी मेजबानी की जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के कौशल के आधार पर रोजगार देने हेतु ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? तो ये स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। अब इस रजिस्टर, जिसका नाम है स्किल रजिस्टर, ये पोर्टल है एक, और इसके सहायता से होगा क्या? तो जो भी प्रवासी श्रमिक आए हैं हिमाचल प्रदेश में लौट के, तो उन प्रवासी श्रमिकों के लिए उन प्रवासी श्रमिकों का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, और डाटा कलेक्ट करने के बाद उनकी स्किल्ड के अकॉर्डिंग ही, मतलब कि उनकी जो भी क्षमता है या जो भी उनका कौशल है, तो उसी के अनुरूप उनके लिए रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो यही एक पोर्टल है जिसका नाम है स्किल रजिस्टर। तो ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। बात करें अगर हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, और हिमाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। वहीं बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अभी नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बनाए गए थे, जिनका नाम है संजय कुंडू, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किए गए हैं। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही एक निगाह नामक कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी किसने? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने। उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले जो शहर के लोग हैं, मतलब कि हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, तो उसमें जो शहरी लोग हैं, तो उन शहरी लोगों के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई थी हिमाचल प्रदेश राज्य ने। और कुछ समय पहले ही हिमाचल प्रदेश की जो IIT है, IIT मंडी, तो IIT मंडी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम्प भी विकसित की है। वहीं निःशुल्क ऑनलाइन परामर्श हेतु संजीवनी OPD की भी शुरुआत हिमाचल प्रदेश कर चुका है। इसने महाराष्ट्र से पहले की थी, और महाराष्ट्र ने अभी कुछ समय पहले ही की है। और टेलीमेडिसिन की सुविधाओं की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? तो ये हिमाचल प्रदेश से ही हुई थी। और कुछ समय पहले ही फगली नाम से एक उत्सव मनाया गया था, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में ही। और तिब्बती एक नववर्ष है जिसका नाम है लोसार महोत्सव, उसका भी आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इस वर्ष किया गया है हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला कौन बनी है? तो बिना हाथ लगाए कार चलाने वाली जो एशिया की पहली महिला बनी है, जिनका नाम है जुलोमाल मैरियट, और ये केरल राज्य से बिलोंग करती हैं, और ऐसा करके ये एशिया की पहली महिला भी बन गई हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वर्चुअल सम्मेलन हुआ है, जिसमें कि भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वहीं बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो PM हैं स्कॉट मॉरिसन, उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। और ये जो वर्चुअल सम्मेलन हुआ है, तो इसमें विभिन्न समझौते हुए हैं, जिसमें कि सबसे मेन जो सैन्य बेस व हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो समुद्री क्षेत्र है, तो उसको लेके 7 MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 के तहत एशिया के लिए क्षेत्रीय अवार्ड किसने जीता है? तो राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 के तहत एशिया के लिए क्षेत्रीय जो अवार्ड जीता है, वो जीता है झारखंड की एक लेखिका है जिनका नाम है कृतिका पांडे। और कृतिका पांडे की एक पुस्तक है जिसका नाम है द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक्स। तो इस पुस्तक के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बात करें राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार की, तो जो कॉमनवेल्थ देश होते हैं, तो कॉमनवेल्थ देश के जो 18 वर्ष से अधिक जो आयु के लेखक हैं वो ही शामिल होते हैं, और बिना प्रकाशित हुए लघु उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितनी धनराशि के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा? तो मतलब कि MSME क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितनी धनराशि के निवेश पर अब उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा? तो अगर आप
1 करोड़ तक के उद्यम 1 करोड़ तक का अगर आप निवेश करते हैं तो आपके उद्योग के लिए माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा। अगर बात करें अगर एमएसएमई की, तो कुछ समय पहले ही एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चैंपियंस नामक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। बात करें सूक्ष्म लघु व उद्यम, इसकी अगर बात करें तो इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म तो होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, और हिंदी में बोलें तो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम। तो इसमें वर्तमान समय में मंत्री कौन है एमएसएमई मंत्री, तो ये हैं नितिन गडकरी, और कुछ समय पहले ही एमएसएमई के नए सचिव भी नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है अरविंद कुमार सिंह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20वां क्वेश्चन है हाल ही में किस खेल से संबंधित बेस अनसेल्ड का निधन हो गया। तो ये बेस अनसेल्ड ये किस खेल से संबंधित थे, तो ये अमेरिका देश के बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, और इनके लिए 1988 में मतलब कि 1988 में इन्हें नैस्मिथ हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। बात करें तो अभी 2020 में किन खिलाड़ियों के लिए नैस्मिथ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो 2 खिलाड़ी हैं इनका, एक का नाम तो है कोबे ब्रायंट और दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम पैट्रिक बोमैन। तो कोबे ब्रायंट और पैट्रिक बोमैन के लिए बस 2020 के लिए अभी नैस्मिथ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और ये कौन थे बेस अनसेल्ड, तो ये अमेरिका देश से बिलोंग करते थे और ये बहुत ही फेमस बास्केटबॉल के प्लेयर थे। बात करते हैं कुछ अन्य निधनों की, तो अभी बासु चटर्जी का निधन हुआ है। ये कौन थे, तो ये एक फिल्मकार थे और एक पहले टीवी सीरियल आता था व्योमेश बख्शी, ये डिटेक्टिव एक प्रोग्राम था और इसके निर्देशक भी थे कौन, बासु चटर्जी, इनका भी निधन हो चुका है। उसके बाद जयंतीलाल नानोमा, ये कौन थे, तो ये तीरंदाजी के कोच थे, इनका भी निधन हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 में टोटल अपॉइंटमेंट हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। तो 21वें क्वेश्चन में हम सभी नियुक्तियों पर डिस्कस करेंगे। तो पहली नियुक्ति हुई है वो है गायत्री कुमार की। गायत्री कुमार जो नियुक्त हुई हैं वो ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं। ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं गायत्री कुमार, और ये रिप्लेस करेंगी रुचिरा घनश्याम के लिए। तो रुचिरा घनश्याम की जगह पे अब ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त हो गई हैं गायत्री कुमार। सबसे पहले जो उच्चायुक्त और जो राजदूत होते हैं, क्योंकि आज उच्चायुक्त और राजदूत दोनों हैं, तो उच्चायुक्त वहाँ नियुक्त होते हैं जो देश कॉमनवेल्थ देश हो, और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में हमेशा राजदूत नियुक्त होते हैं। मतलब कि वो देश जिस पर कभी ब्रिटिश का आधिपत्य रहा हो, तो वो तो होते हैं कॉमनवेल्थ कंट्री, और वो देश जिन पे कभी ब्रिटेन का अधिकार ना रहा हो वो होते हैं वो राष्ट्रमंडल देश नहीं होते हैं। तो राष्ट्रमंडल देश में हमेशा उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं और नॉन राष्ट्रमंडल देश में हमेशा राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो ये गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त हो गई हैं। अगर बात करें जस्ट इसके अपोजिट की, मतलब कि भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन है, तो भारत में जो ब्रिटिश उच्चायुक्त हैं उनकी कुछ समय पहले नियुक्ति की गई थी, उनका नाम है फिलिप बॉर्टन। ये भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त हैं, और अब ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त बन गई हैं गायत्री कुमार। ये 1986 की IFS ऑफिसर हैं। बात करें अगर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग, और PM है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट नियुक्ति हुई है सुशील कुमार सिंघल की, और सुशील कुमार सिंघल ये पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त बन गए हैं। पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं और इन्होंने जगह ली है विजय कुमार की। अगर बात करें पापुआ न्यू गिनी की, तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, मुद्रा है कीना, PM है जेम्स मराप्पे। तीसरी जो नियुक्ति है वो है सिवी जॉर्ज की। सिवी जॉर्ज ये नियुक्त हुए हैं अम्बेसडर, मतलब कि कुवैत में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो ये ऊपर वाले कौन थे, तो ये तो थे उच्चायुक्त, मतलब कि ये कॉमनवेल्थ कंट्री थी और अब ये नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है। कुवैत में तो भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं सिवी जॉर्ज, और इन्होंने जगह ली है जीवा सागर की। बात करें अगर कुवैत की, तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, मुद्रा है दीनार, और कुवैत के जो PM हैं उनका नाम है सबा खालिद अल सबा, और जो सिवी जॉर्ज हैं ये वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं। और नेक्स्ट नियुक्ति है रवीश कुमार की। तो रवीश कुमार ये फिनलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। फिनलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं रवीश कुमार, और इन्होंने जगह ली है वाणी कपूर की। बात करें अगर फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिंकी, और
फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन, ये किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर बनने वाली पहली महिला पीएम है। अब नेक्स्ट नियुक्ति की बात करते हैं तो नेक्स्ट है पैट्रिक पिचेट की। तो पैट्रिक पिचेट ये ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पैट्रिक पिचेट ये पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं किसके, तो गूगल कंपनी के। ये पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी थे गूगल के, लेकिन अब ये नियुक्त हुए हैं ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष। बात करें अगर ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में, मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में, और सीईओ हैं कौन है ट्विटर के, तो ये हैं जैक डॉर्सी। ये व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 के तहत 1 लाख रुपए की, वो 1 लाख नहीं, 1 बिलियन डॉलर देने वाले ये प्रथम व्यक्ति भी हैं। मतलब कि व्यक्तिगत रूप से ये इन्होंने $1 बिलियन का अनुदान किया था कोविड-19 के चलते हुए। इतनी बड़ी राशि किसी ने भी नहीं दी है व्यक्तिगत रूप से। अगर बात करें यहाँ पैट्रिक पिचेट की, तो इन्होंने ओमेड कोडेस्टानी की जगह ली है किसकी, तो ओमेड कोडेस्टानी की जगह ली है पैट्रिक पिचेट ने। अब ये बन गए हैं ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वीरेंद्र नाथ दत्त की, मतलब कि BN दत्त। ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, मतलब कि NFL, तो NFL मतलब कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के CMD बन गए हैं वीरेंद्र नाथ दत्त, मतलब कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और इन्होंने जगह ली है मनोज मिश्रा की। बात करें यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, और मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट नियुक्ति है कृष्णेंदु मजूमदार की। तो कृष्णेंदु मजूमदार ये बाफ्टा के अध्यक्ष बने हैं, बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार। और बाफ्टा, और यहाँ से एक बात और बता दूं कि बाफ्टा जो है, बाफ्टा के 73 साल के बाद पहले अश्वेत अध्यक्ष बनने वाले हैं ये कृष्णेंदु मजूमदार। तो यहाँ जो बाफ्टा है, बाफ्टा की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। स्थापना हुई थी बाफ्टा की 1947 में, मुख्यालय है लंदन में। और जो इस वर्ष बाफ्टा अवार्ड का भी वितरण किया था, जिनका 73वां संस्करण रहा था, और इसमें जो 73 में बाफ्टा अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म रही थी वो रही थी 1917, मतलब कि 1917 फिल्म रही थी। और इसके लिए जो निर्देशक कौन थे, तो निर्देशक थे इसके सैम मेंडिस। वहीं बात करें तो बाफ्टा पुरस्कारों में जो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला था वो किसके लिए मिला था, जो राफेल जोकिन फिनिक्स के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। और बाफ्टा अवार्ड्स में ही बेस्ट जो एक्ट्रेस रही थी वो रही थी रेली जेल बेगर। और वहीं बात करें तो बेस्ट जो निर्देशक का जो अवार्ड मिला था वो मिला था, उनका नाम था, क्या नाम था, सैम मेंडिस। इनका नाम था सैम मेंडिस, जो कि निर्देशक थे किस फिल्म के, तो 1917, मतलब कि 1917 फिल्म के ये निर्देशक थे। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट नियुक्ति हुई है उदय कोटक की। उदय कोटक ये भारतीय उद्योग जो परिसंघ है, मतलब कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इंग्लिश में तो बोलते हैं CII, मतलब कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, मतलब कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं कौन, तो उदय कोटक। और इन्होंने जगह ली है विक्रम किर्लोस्कर की। अब भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। बात करें अगर भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो स्थापना हुई थी 1895 में, 1895 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष तो बन गए हैं उदय कोटक, और उपाध्यक्ष के रूप में बन गए हैं संजीव बजाज। बात करते हैं लास्ट अपॉइंटमेंट की, तो ये लास्ट है, तो इनका नेक्स्ट ये अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इनका कार्यकाल विस्तार किया गया। इनका नाम है सुब्रमण्यम सुंदर। ये लक्ष्मी विलास बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा CEO हैं, और MD तथा CEO के रूप में इनके लिए 6 माह का कार्यकाल विस्तार किया गया। मतलब कि लक्ष्मी विलास बैंक के MD तथा CEO के रूप में 6 माह का कार्यकाल विस्तार किया गया है। तो ये सुब्रमण्यम सुंदर। अब इनका ये जो सेवानिवृत्त होंगे वो होंगे 30 नवंबर 2020 के लिए। तो लक्ष्मी विलास बैंक के ये MD और CEO हैं सुब्रमण्यम सुंदरम, जिनका अब 6 माह का कार्यकाल विस्तार किया गया है। बात करें अगर लक्ष्मी विलास बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, 1926 में, मुख्यालय है चेन्नई में।
तो ये तो हो गई आज की करंट अफेयर। अब बात करते हैं जो मैंने पिछले डे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था किस देश द्वारा विजन इंडिया 2035 लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था सोडन नामक एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया था गूगल कंपनी ने। तीसरा क्वेश्चन पूछा था माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता की शुरुआत किसने की है, तो इसका आंसर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश। पांचवा क्वेश्चन पूछा था किस राज्य द्वारा विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी गई है, इसका आंसर है उड़ीसा। छठा क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व IT मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। सातवां क्वेश्चन मैंने पूछा था हिमाचल प्रदेश के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब कि नए DGP कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये नियुक्त हुए हैं संजय कुंडू। आठवां क्वेश्चन पूछा था कैरेट इंडिया की नई CEO कौन बनाई गई हैं, तो इनका नाम है अनीता कोटवानी। और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के MD कौन बने हैं, इनका नाम है PR जयशंकर। तो दोस्तों ये थी 5 जून तथा 6 जून से संबंधित करंट अफेयर की घटनाएं। वैसे मैंने कोशिश की है कि 5 जून से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, अगर कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो मैं नेक्स्ट डे में उसके लिए उसका भी अरेंज कर दूंगा। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर होती है यहीं समाप्त। तो अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।